नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के 10th क्लास क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्रैश कोर्स 10th क्रैश कोर्स में आप लोगों को मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और प्रयास करूंगा कि ये क्रैश कोर्स जल्द से जल्द समाप्त कर दूं और ज्योग्राफी का जितना सिलेबस है कवर मैं कराऊंगा। इस क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे बिहार बोर्ड के 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके सिलेबस को कवर कराया जाए और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां बताया जाए। ठीक है, तो मैं ये आशा करके आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आशा मेरा गलत है। फिर भी मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग पूरा का पूरा कोर्स सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का कर चुके हैं। ठीक है, कवर कर चुके हैं। तो मैं लेकिन ये कोरोना काल में आप लोगों को कुछ परेशानियां आई होगी पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है, स्कूल में पढ़ने में परेशानी होगी, क्लासेस कम लगे होंगे कोरोना के कारण। अभी भी देखो देख रहे हो बच्चों की क्लासेस जो है कोरोना के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसका ये जो है आप लोगों के सिलेबस को कवर कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह क्रैश कोर्स, और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने हैं 2022 के एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं बच्चों क्योंकि ये जो है मैं जो तैयार किया हूं पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन प्रश्नों को देखते हुए ध्यान में मैं तैयार किया हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी की जो पुस्तक है उसका नाम है बच्चों आपको भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो ये जान रहे हो कि बीटीवीसी की बुक है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो यहां पे जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आज वो है, पहला अध्याय चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग और दूसरा चैप्टर जो है भूमि संसाधन। ठीक है, भारत संसाधन उपयोग पहला चैप्टर है, दूसरा है भूमि संसाधन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और भारत संसाधन एवं उपयोग पर हम लोग आते हैं। पहला चैप्टर जो है इसमें जो है बच्चा ये जो आपका पुस्तक है 10th का टोटल संसाधन पे है, तो उसी संसाधन को लेकर यह चैप्टर भी है कि भारत संसाधन उपयोग, भारत में किस प्रकार के संसाधन है और इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उसी पर यह चैप्टर है। तो इस अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है इस पर आप देखोगे तो पहला सवाल जो है यहीं से उठने की संभावना है पूरी कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। एक चीज बता देते बच्चों, इस अध्याय से आपको लघु उत्तरीय आज तक प्रश्न आया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है, दीर्घ उत्तरीय अभी तक नहीं आया है, इसलिए इसमें हमने दीर्घ उत्तरीय नहीं इसमें हम लोग सेलेक्ट किया है। तो इसमें लघु उत्तरीय जो सवाल आने की संभावना है आपकी वो है संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और मैं बता दूं यहां पे जो भी आप एग्जाम में लिखोगे सटीक लिखना है, जितना पूछ रहा है उतना लिखो, कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत सारे कहानी बनाने लगते हैं। लघु उत्तरीय आपको 50 शब्दों में दे देना है जवाब। ये नहीं है कि 50 शब्द बोल रहा है तो 50 ही शब्द, अब 2-4 शब्द 10 शब्द आगे पीछे हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन एक औसत है कि आपको 50 शब्द में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो 50 शब्द में लघु उत्तरीय का जवाब दे देना है और जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना है, फालतू जवाब नहीं देना है। जैसे कि यहां सवाल पूछ रहा है संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो संसाधन किसे कहते हैं, मतलब पूछ रहा सीधे कि संसाधन किसे कहते हैं, सवाल ऐसे ही पूछ सकता है। एक चीज और बता दें बच्चों कि बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड जो है सवालों को घुमाता है। हमने यहां पर दिया है सवाल के संसाधन को परिभाषित कीजिए, हो सकता है पूछ दे संसाधन किसे कहते हैं, तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जवाब वही होगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में उपलब्ध हुआ सारे भौतिक और जैविक संसाधन मानव के लिए संसाधन बन जाते हैं जब मानव उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात अपनी सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करता है। ठीक है, प्राकृतिक में बहुत सारे संसाधन हैं, उसका जब उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो वो एक संसाधन बन जाता है। बस इतना ही लिखना है और 2-4 उदाहरण दे देना है बच्चों। ठीक है, जैसे लिख देंगे जंगल के पेड़ों के कटने या जंगल के काटने से, जो पेड़ बनते पेड़ के काटने से हमें फर्नीचर वगैरह का हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, उससे हम लोग अपने आवश्यकता, उससे हम लोग जो है अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज है लिखना है, तो उसमें आपको लिखना होगा उदाहरण में
लकड़ी से तैयार फर्नीचर, ठीक है। जैसे कि देखो एक मानव बीच में हमने बनाया है, इस पिक्चर को ड्रॉ किए हैं, इसको ध्यान से देख लो कि मानव जब है, जंगल जो है मानव के लिए क्या संसाधन है? नहीं है डायरेक्ट। जंगल से जो लकड़ी तैयार होते हैं, उस लकड़ी से जो फर्नीचर तैयार होता है, वो मानव के लिए एक संसाधन है। लकड़ी को हम लोग खाना बना ले, पहले के जमाने में लकड़ी से हम लोग भोजन बनाते थे, तो वो एक संसाधन था। तो मानव जो है जंगल से लकड़ी प्राप्त करता है, फर्नीचर हो या उससे ऊर्जा प्राप्त करना हो, तो वो संसाधन हो जाता है मानव के लिए। लेकिन जब तक वो जंगल में खड़ा है, तब तक मानव के लिए संसाधन नहीं है। दूसरा, ये जो देख रहे हो चट्टान, ये दरअसल में लौह अयस्क है। क्या लौह अयस्क से हम लोगों को कोई, ये अभी दिख रहा है कोई संसाधन? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम लौह अयस्क से कोई वस्तु तैयार कर लेते हैं, वो गाड़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है हमारे किचन के सामान का बर्तन हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी तरह का औजार हो सकता है, ठीक है। तो लौह अयस्क तब तक, लौह अयस्क जो है तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं बनेगा जब तक कि हम उसे उपयोग लायक कोई वस्तु तैयार ना कर लें, ठीक है। उसी तरह मिट्टी जो है हमारे लिए, यहां पर एक खेत दिखा रहे हैं हम, ये खेत में जो मिट्टी है हमारे लिए संसाधन नहीं है। यही मिट्टी अगर जो हम लोग यहां पर खेती कर लेते हैं, अनाज उपजा लेते हैं, तो ये मिट्टी हमारे लिए संसाधन बन जाता है, ठीक है। जैसे बंजर भूमि जो है वहां पर हम लोग कुछ उपजा नहीं सकते हैं, इसलिए वो संसाधन नहीं हो सकता है। और ये मिट्टी जो है, जब इसमें हम लोग उपजा लेते हैं किसी उपजाऊ मिट्टी में, खेतों में फसल, तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाते हैं। एक बच्चा हमसे ये पूछ दिया था, सर संसाधन है तो नहीं समझ में आता। संसाधन नहीं समझ में आएगा बेटा तो कभी कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 10th में पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ संसाधन ही पढ़ना है। तो आपको समझना होगा। मैंने कहा बेटा संसाधन, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा मकान है, घर जो है, तुम्हारे घर में तुम जो कपड़े पहन रहे हो, या तुम्हारे घर में बिस्तर है, या दरवाजा बंद है, या फिर फर्नीचर है, या फिर तुम उपयोग साइकिल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है संसाधन है आपकी। जिस चीज का उपयोग आप आम जीवन में कर रहे हो वो संसाधन है। तो संसाधन समझना बहुत ही आसान है बच्चों। संसाधन को आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो कि संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं, घर में, बाहर, स्कूल, ठीक है, कॉलेज, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर जो संसाधन का उपयोग, हम जिस प्रकार के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वही तो संसाधन है, ठीक है। अभी ठंड के दिनों में हम लोग जैकेट पहन रहे हैं, ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं, तो क्या हुआ? साधन है, संसाधन है ना। वही जो है गर्मियों के दिन में, जैसे ही गर्मी आता है तो हम लोग जो है पतला पतला कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनने लगते हैं, हाफ शर्ट पहनने लगते हैं, तो वो क्या हुआ? संसाधन है, तभी तो हम लोग पहन रहे हैं। नहीं तो गरीब लोगों के पास देखो कि आज इतनी ठंड में भी वो बेचारे सही से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ठीक है। तो संसाधन, साधन को ही संसाधन कहा गया है। इसमें दूसरा जो सवाल बनता है बच्चों, लघु उत्तरीय, वो है संसाधन निर्माण में तकनीकी का क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी, तकनीकी का भूमिका कर रहा है संसाधन के निर्माण में। अभी हमने क्या दिखाया? लौह अयस्क है, लौह अयस्क को पिघला कर, गला कर उसे स्टील का निर्माण करते हैं। स्टील से फिर हम लोग बर्तन बनाते हैं, या फिर बहुत सारे गाड़ियां बनाते हैं, या बहुत सारा औजार बनाते हैं। तो क्या हुआ? उस टेक्नोलॉजी के जरिए ही तो वो संसाधन में बदला, परिवर्तित हो गया। यानी यही सवाल यहां पर कह रहा है, पूछ रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी का क्या भूमिका है। यह टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा है कि आयरन ओर से जो है गाड़ी जो बना लिए, उस तकनीक का क्या उपयोग है। बिना टेक्नोलॉजी का आप भी सोच सकते हो, कॉन्सेप्ट अपना कॉमन सेंस है कि बिना टेक्नोलॉजी का हम लोग जो है ये पेन बना सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेन बनाने में एक टेक्नोलॉजी का, एक तकनीक का उपयोग हुआ है। तो तकनीक का कितना महत्व है, तकनीक की भूमिका क्या है फिर संसाधन बनाने में? बहुत ज्यादा है, यही ना आप कहोगे? सारा चीज तकनीक ही है, तभी तो संसाधन का निर्माण हो रहा है।
यही तो आप लिखना है आपको यहाँ पर कि इसमें लिखोगे क्या, सटीक लिखना, बस ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें लिखना है संसाधनों के निर्माण में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना तकनीक के सहयोग के मानव अपने उपयोग के लिए किसी प्रकार का संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। एक लाइन में लिख देना कि बिना तकनीक के सहयोग के मानव जो है अपने जीवन में किसी प्रकार के संसाधन का उपयोग निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो उदाहरण में देखो, विकसित और विकासशील देशों में यही अंतर है। विकसित देश क्या है, डेवलप कंट्री में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप है, तो उनके यहां तरह तरह का जो है संसाधनों का निर्माण हो रहा है। अंग्रेज हम लोगों पर क्यों शासन किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी अच्छी वस्तुएं हमारे यहां से कच्चा माल ले जाता था और वहां से अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाकर ला के हम लोगों को बेचता था। ठीक है, तो वो रिफाइन और अच्छी वस्तुएं, कपड़ा हो या जो भी हो, तो उसका उपयोग हम लोग करने लगे और धीरे धीरे वो हम लोगों को अपने अंदर ले लिया और हम लोगों पर शासन करने लगा। तो विकसित कंट्री जो था, ठीक है, जो भी विकसित कंट्री है वो विकासशील कंट्री से उनके यहां संसाधन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि विकसित कंट्री विकासशील कंट्री से टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में बहुत आगे है। ठीक है, इसलिए देखते हो हम लोग मोबाइल हो, 4G मोबाइल हो, 5G मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, हमारे यहां आने से पहले विदेशों में अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनके यहां आ जाता है। ठीक है, 10 साल वो उसका यूज करते हैं तो 10 साल के बाद हमारे यहां आता वो, तब हमारे यहां नई न्यू टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आज भी जो है रोबोट वगैरह जापान बनाने में देखो रोबोट बहुत आगे है। रोबोट का वो लोग यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। एक रोबोट जो है जापान के ऑफिस में काम कर रहा है, तो कहीं बैंक में काम कर रहा है, तो कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हमारे यहां अभी तक रोबोट पर परीक्षण ही चल रहा है। ठीक है, रिसर्च ही चल रहा है रोबोट पर। अभी तक हम लोग रोबोट को सही से तैयार नहीं कर पाए। तो वो टेक्नोलॉजी देखो जापान में डेवलप हो गया, लेकिन इंडिया में अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, विकसित देश जो है विकासशील देशों से संसाधनों के विकास में बहुत आगे है, क्योंकि वहां पर तकनीक बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, उपयोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो वो क्या करते हैं, प्राकृतिक में जो उत्पन्न जैविक या अजैविक पदार्थ हैं उसको नए नए संसाधनों में बदल दे रहे हैं। विकसित देश एक ही संसाधन का कई रूपों में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, एक संसाधन को एक रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो विकसित कंट्री क्या कर रहा है, डेवलप कंट्री क्या कर रहा है, एक संसाधन को कई रूपों में यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि लकड़ी का हम लोग जलावन या फिर लकड़ी का हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं। ठीक है, कोयला से हम लोग जलावन या कोयला से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहां पर देखो विकसित कंट्री क्या करता है, कोयला जैसे संसाधन से वो कोलतार बना लेता है, प्लास्टिक, रंग, कृत्रिम रेशा तक बना लेता है। ठीक है, तो ये विकसित कंट्री का ये अपना ये है। उसके बाद जो है यहां पर जिमरमैन भी आपको एक वक्तव्य दिए थे, पूछ देता है कि जिमरमैन के विषय में जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। तो संसाधन जो बनाए जाते हैं, तो यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में या लघुत्तरीय में कि ये किनका कहना है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। तो वो जिमरमैन आप कह दोगे। ठीक है, जिमरमैन के बाद ये देख लो, यहां पर एक डेवलप किए हैं कि मानव सेंटर में है। ठीक है, इसको भी आप समझ लेना अच्छे से। मानव को केंद्र में रखा गया है और मानव प्रकृति से कोई भी वस्तु प्राप्त करता है और उसे टेक्नोलॉजी, तकनीक के सहारे संस्था से जो ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि इंजीनियरिंग संस्था वगैरह जो क्यों आजकल खुल रही है, IIT वगैरह, ITI वगैरह क्यों चल रही है, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है। तो उस तरह के संस्था से ज्ञान प्राप्त कर मानव प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करके तकनीक का सहारा लेकर एक नए संसाधन का निर्माण कर रहा है। कौन? मानव। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को देख लेना, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों संसाधन के प्रकार, यहां से अक्सर लघुत्तरीय या ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक नजर जरूर देख लेना, याद कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना।
कि क्या है, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। ठीक है, हो सकता है तो ये पूछ देगा लघु उत्तरीय में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनको लिखें। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हो गए, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, यानी जिसमें प्राण है, जो जिंदा है, वो जैविक संसाधन, यानी कि जो अपने अनुसार दूसरा एक जीव जन्म दे देता है, ठीक है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे भी अपने जैसा एक पेड़ पौधा फिर जन्म दे देता है, तो वहां पर वो जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन किसे कहेंगे, जिसमें प्राण नहीं है, जो एक बार बना है दोबारा वो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो उस तरह के चट्टान, उस उदाहरण जो है चट्टाने हो गए, धातु हो गए, खनिज हो गए। ठीक है, तो ये अजैव संसाधन हो गए। उसके बाद है पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, पुनः प्राप्ति के आधार पर पूछ सकता है लघु उत्तरीय में कि पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो है नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जो संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद पुनः दोबारा जो है उत्पन्न हो जाए, बन जाए, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, सुबह से शाम तक चमकती है, लेकिन रात होने के बाद सूर्य की ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होती है, वो फिर सुबह जो है सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगती है, और सूर्य से जो है हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा यानी पवन से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रहा है, बिजली तैयार हो रहा है, या किसी तरह का ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं पवन से, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। पवन ऊर्जा का एक बार हम लोग यूज किए तो बार बार पवन चलते रहेगा, जैसे जैसे पवन हवा चलेगा वैसे वैसे ऊर्जा का निर्माण होगा। उसी तरह जल है, पानी समाप्त नहीं हो सकता। जिस दिन धरती पर पानी समाप्त हो जाएगा, जीव जिंदा माने कि मनुष्य पूरा जीव जंतु समुदाय समाप्त हो जाएगा। उसी तरह वन है, वन समाप्त हो गया तो सारा सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो वन जैसे ही समाप्त होगा वैसे नया पेड़ पौधा जन्म ले लेता है। कहीं भी देखते होंगे कि अगर जो आप अपने खेत को या घर को भी 1 महीना बंद कर दोगे, 2 महीना बंद कर दोगे, तो देखोगे कि 1-2 महीना में वहां पर जंगल हो जाएगा। कहा कि अरे तो जंगल हो गया। बहुत सारे पेड़ पौधे छत पे भी जन्म लेने लगते हैं, घर के दीवालों पे भी जन्म उत्पन्न होने लगते हैं। तो क्या होता है, प्रकृति में जल्दी बहुत तेजी से पेड़ पौधों का उत्पत्ति होने लगता है। उसी तरह जीव जंतु भी है, नवीकरणीय में एक जीव समाप्त होता है, दूसरा जीव फिर उत्पन्न होता है। तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जैव संसाधन ही नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन यहां पर जो है सौर ऊर्जा जैव नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देना, पवन ऊर्जा जैव नहीं है। तो बहुत सारे जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः प्राप्ति में अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन, कोयला इत्यादि जो है अनवीकरणीय है। एक बार पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन मीन्स पेट्रोल, डीजल, ये सब एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। हम लोग जान भी रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ अब समाप्त होने के कगार पे है, और कोयला भी समाप्त होने के कगार पे है। तो वो समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। अगला जो है संसाधनों के प्रकार में स्वामित्व के आधार पे संसाधन। यहां से सवाल बनते हैं बच्चों, ये ध्यान दे देना। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन तुम लोग सब जानते हो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत, तुम्हारा बगीचा, बहुत लोगों का निजी तालाब वगैरह भी होता है, कुआं भी होता है, ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन है, अपना है वो। ठीक है, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, एक समुदाय का संसाधन, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया,
सामुदायिक भवन हो गया, गांव घर में देखते होगे या शहर में भी बहुत जगह सामुदायिक भवन बना हुआ है, या फिर पार्क वगैरह जो होता है, खेल का मैदान हो गया, वो क्या हो गया, एक समुदाय का है, पूरे विस्तार से हमारे पूरे समाज का है। तो ये समाज के लिए है, ये यहां पे किसी निजी लोगों का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन में वैसे संपत्ति जो राष्ट्र का है, यानी कि बच्चों हम बता दें कि एक सीमा के अंदर, जैसे भारतवर्ष है, भारत जो है, भारत के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन आ रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो, सामुदायिक संसाधन हो, जितने भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कहोगे कि सर हमारा व्यक्तिगत संसाधन फिर क्यों संसाधन रह गया? तो बच्चों बता दें, ये व्यक्तिगत संसाधन तब तक है आपका व्यक्तिगत, या सामुदायिक संसाधन तब तक सामुदायिक है जब तक कि सरकार को आप कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। अब देखते हो कि घर का, खेत का हर समय सरकार को टैक्स देना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, ठीक है। उसके बाद देखते होगे कि अक्सर अगर जो सरकार को जरूरत पड़ी तो आपका घर भी ले लेता, खेत भी ले लेता। क्यों? क्योंकि यहां से बस रोड गुजर रहा है, तो यहां पर रेलवे गुजर रहा है, यहां पर, या फिर यहां पर एक सरकार अपना इंडस्ट्री लगा रही है, तो अक्सर क्या करता है सरकार, वहां से आप लोगों का, हम लोगों का जो है खेत हो, घर हो, सब ले लेता है, उसके बदले मुआवजा देता है जबरदस्ती। कहोगे कि सर अपनी संपत्ति सरकार ले सकती है। यही कारण है बच्चों कि राष्ट्रीय संसाधन होने के कारण यह संपत्ति जो है सरकार की है, इसलिए सरकार वो संपत्ति आपसे ले लेती है। अगला जो है, चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन में एक चीज और बता दें कि जो सीमा रेखा के अंदर है वो तो राष्ट्रीय संसाधन सब हो ही गई सरकार की, लेकिन सीमा तट रेखा जो है, तट रेखा से यानी कि समुद्र से, वो 12 समुद्री मील और 19.2 किलोमीटर, 12 समुद्री मील बोलिए या 19.2 किलोमीटर बोलिए तक महासागरीय क्षेत्र, वो देख लो एक नजर यहां पर जो होता है, वो जो होता है आपको ये 12 समुद्री मील या 19.2 किलोमीटर जो है वो आपको सीमा क्षेत्र से, ठीक है, ये भारत का मैप हो गया, ठीक है, ये श्रीलंका है, ये आपको हिंद महासागर है, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि बता रहा हूं कि ये देखिए भारत का जो, कोई भी भारत हो या कोई भी देश हो, उसका जो है समुद्र तटीय भाग, ये क्या है, समुद्र तटीय भाग है। तो ये समुद्र तटीय भाग जो है, यहां तक तो आपका संपत्ति है, लेकिन समुद्र तट से जो है समुद्र की तरफ जैसे ही बढ़ते हो आप, तो समुद्र में 12 किलोमीटर, मान लो कि यह 12 किलोमीटर है, तो यहां से 12 मील, 12 नॉटिकल माइल्स बोलोगे बच्चों, और इसमें 19.2 किलोमीटर, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स और या फिर 19.2 किलोमीटर। नॉटिकल माइल्स मीन समुद्री मील, ठीक है, 12 समुद्री मील या 19.2 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वो पूरी रूप से राष्ट्रीय संपत्ति होती है। वहां पर किसी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन यही जो होता है बच्चों, ये जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे, जो कि 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर जो होता है बच्चों, वो आपकी किसी भी देश की 200 किलोमीटर जो होता है, 200 किलोमीटर, वो किसी भी देश की अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। किलोमीटर है, ध्यान देना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 200 किलोमीटर तक कोई भी देश जो है अपना समुद्र से
संसाधन दोहन कर सकता है 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है समुद्र में, महासागरों में, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। वहां पर फिर हमें परमिशन लेना होता है। वहां पर पहला बात तो कोई देश संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता, सिर्फ कर सकता है तो रिसर्च कर सकता है, खोज कर सकता है, तो उसके लिए भी परमिशन लेना होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में सभी संसाधन हो गए, और समुद्र तट से 12 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स या 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपका राष्ट्रीय संपत्ति हो गया। और उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है वो 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। और 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, जिसपे जो है वो देश वहां से संसाधन का दोहन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पे संसाधन। अगला जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। ठीक है, तो विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन होते हैं बच्चों, पुनः हम लोग 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं। पहला है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। यहां से लघुतरीय प्रश्न पूछता है कि भंडार संसाधन और संचित संसाधन में अंतर बताएं, क्योंकि बच्चे यहां जानता है बोर्ड कि बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं, तो उसको समझ लीजिएगा। पहले तो संभावी संसाधन समझ लो कि संभावी संसाधन जो संभावना है, ठीक है, हमारे यहां संभावना है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज है, वहां पर पूरी तरह से हम लोग को जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन है, हम लोग जान रहे हैं कि यहां पे संभावना है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज है। ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकें कि हिमालय क्षेत्र में खनिज है तो कितना है और कहां है और क्या खनिज है। ठीक है, दूसरा जो है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उसे कहते हैं जिस संसाधन पे किसी देश को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो, उसके पास इतना तकनीक है, टेक्नोलॉजी है कि उसे निकाल सकता है, दोहन कर सकता है। जैसे कि झारखंड का कोयलवरी क्षेत्र में से हम लोग धनबाद वगैरह से कोयला प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें जानकारी है कि यहाँ कोयला है, और कोयला हम लोग प्राप्त करने में भी सक्षम है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो यहां पर विकसित संसाधन उसे हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का उस संसाधन पर पूरी तरह से पकड़ है। ठीक है, जानकारी के साथ साथ उसे हम निकाल सकते हैं, तो उसे कहेंगे विकसित संसाधन। अब आ जाओ भंडार संसाधन, कंफ्यूज मत करना। भंडार संसाधन, हम लोगों को जानकारी है क्या कि हमारे पास किसी क्षेत्र में, उदाहरण के लिए कि जैसे कि मान लो गुजरात साइड में, वहां पे पवन ऊर्जा की पूर्ण संभावना है। ठीक है, पूरा भंडार है, वहां से हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास जानकारी है कि आसाम में पेट्रोलियम पदार्थ है, हमें जानकारी है कि आपको गुजरात राजस्थान क्षेत्र में भी पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जानकारी है लेकिन हम लोग दोहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां तकनीक का अभाव है। जानकारी है लेकिन तकनीक का अभाव है। गुजरात राजस्थान वगैरह में पवन ऊर्जा का हम लोग जान रहे हैं कि वहां से बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, लेकिन तकनीक का अभाव, टेक्नोलॉजी के अभाव में हम लोग इस संसाधन का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे भंडार संसाधन। क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में भी देखो कि कोई बच्चा बहुत तेज है, मेरिटोरियस है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो नहीं जान रहा कि हम पढ़ लेंगे तो हम बहुत ज्यादा आगे अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे। ठीक है, तो वहां पे वो उसके अंदर क्या है, भंडार भरा हुआ है, उसे एक राह दिखाने वाला चाहिए। ठीक है, दूसरा अगला जो है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है? यह भी जो है कोई जो है क्षेत्र में हमारे पास कोई संसाधन भरा हुआ है, हम उसे निकालने में सक्षम भी हैं।
तकनीक भी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम उसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने भविष्य के लिए उसे रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं कि आने वाले समय में हम जो है अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस संसाधन का उपयोग करेंगे। अमेरिका इसका उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण अमेरिका। अमेरिका क्या किए हुए बच्चों कि दूसरे देश से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहा है और उसके यहां जो पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है उसे वो निकालता नहीं है, उसे सुरक्षित रखे हुए है, संचित रखे हुए है, ठीक है। तो वो क्या किए हुए, सेविंग रखे हुए है। उसे अब कब यूज करेगा, जब पूरी दुनिया का पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएगा तो देखना अमेरिका उसको निकालेगा और यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि आप जो है देखते होंगे घर में आपके पेरेंट्स जो है पैसे रखे हुए हैं, लेकिन पैसा का उपयोग वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सही समय में वो पैसा निकालेंगे सेविंग से, संचित से, और आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए उसे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं संचित। और समझ गए होगे तुम संचित और भंडार संसाधन में अंतर। भंडार में कि है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में, तकनीक के अभाव में हम लोग संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। इस अध्याय से संबंधित कई एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। जैसे पहला सवाल, ये कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो कोयला जो है मानवकृत है, नवीनीकृत है, जैव है, अजैव है। तो कोयला अजैव संसाधन है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत करना, कोयला जो है अजैव संसाधन है, ठीक है। पेड़ पौधों से तैयार हुआ, लेकिन उसमें नया जीव उत्पन्न करने की, नया कोयला जन्म देने की उसमें शक्ति नहीं है, इसलिए वो एक अजैव संसाधन हो जाएगा। दूसरा सवाल है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है, क्योंकि पशु जीव जंतु जो है वो जन्म ले सकता है, दूसरा जीव जंतु को जन्म दे सकता है, वन भी उत्पन्न हो सकता है, नदी में पानी आ सकती है, लेकिन जो है खनिज एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, तो वन प्राप्त होता है, नदी प्राप्त होता है, नगर, खनिज, खनिज तो प्राप्त होता है, लेकिन नगर जो है ये मानव निर्मित है, नगर शहर, वो तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं करोगे। इसमें अगला ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएगा बच्चों वो है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक है। राजनीतिक समुद्री क्षेत्र, अभी जो हम बताएं कि समुद्री क्षेत्र में कितनी दूरी, कितनी किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा में राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो वो आपका किलोमीटर की बात कर रहा है। ध्यान देना है आपको कि किलोमीटर की बात कर रहा है या समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा है। तो इसमें जो है किलोमीटर में 19.2 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक, हमने बताया कि 200 किलोमीटर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। अगला सवाल जो है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू कौन किसको कहते हैं, जो आए और लूट के चला जाए, जानते हो ना डाकू का मतलब, तो वही है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो है, जब हम संसाधन का अंधाधुंध दोहन करने लगते हैं, एकदम ना आगे सोचे ना पीछे सोचे, पेड़ को धड़ाधड़ काट दिए, सारा पेड़ कट गया, पता चला कि प्रदूषण फैलने लगा, तो उसे क्या कहेंगे, वो अंधाधुंध शोषण ही जो है वो आपका संसाधन या डाकुओं का अर्थव्यवस्था। तो इसमें इसका जो हो जाएगा आंसर, संसाधन के अनियमित विदोहन से, ठीक है, संसाधन के अनियमित विदोहन से, ठीक है। ये हो गया बच्चों, इस अध्याय से इतना ही सवाल आने की आपकी संभावना है, ठीक है। अगला जो है अध्याय आपका, नेक्स्ट अध्याय है आपका भूमि संसाधन। भूमि संसाधन से जो है, भूमि संसाधन से आपको जो है जो सवाल आएंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका जो है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो आपका आएगा, पहले ये देख लो भूमि संसाधन में कि मृदा
को मृदा पढ़ेंगे। भूमि संसाधन में हम लोग को मृदा यानी मिट्टी पढ़ना है। मृदा को हम लोग डिवाइड किए हुए हैं कि आपके किताब में मृदा को डिवाइड किया गया। भूमि संसाधन क्या है? मृदा है। मुख्य तो भूमि संसाधन मृदा ही है, ठीक है। तो मृदा में जो है विभाजित किया गया। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपकी पुस्तक के अनुसार यह 6 प्रकार के हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। इसमें जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है बच्चों, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा और काली मृदा से सवाल आने की संभावना है। तो आप यहां पर ध्यान रखोगे, जलोढ़ मृदा को विस्तार पूर्वक पढ़ लेना और काली मृदा को भी। तो जलोढ़ मृदा से जो सवाल आएंगे लघुतरीय, वो रहेंगे जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा कहते किसे हैं जानते हो? जब नदी अपने साथ मिट्टी लेके आता है और कहीं पे फैला देता है, ठीक है। वो मिट्टी बारीक होती है, ठीक है, बिल्कुल महीन मिट्टी होती है। तो वो जो मिट्टी फैलाता है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, यानी कि जल लेके आया है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा कहलाता है। तो जलोढ़ मृदा में आप लोग जान रहे हो कि गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्रा उसकी सहायक नदियां, या फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियां, कितनी सारी नदियां। भारत तो नदियों का देश है। बहुत सारी नदियां निकलती है अपने उद्गम स्थान से और वो अपने उद्गम स्थान तक पहुंचती है। तो बहुत सारी नदियां हैं। तो वो नदियां जो आपका गाद लेके आ रही है, मृदा लेके आ रही है, वो एक प्रकार का वही है जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। तो यहां सवाल क्या कह रहा है? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो मृदा तो आप जान रहे हो कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा भारत के उत्तरी भाग में है, ठीक है। गंगा निकलता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और उसके बाद बहुत सारी नदियाँ, दक्षिणी नदियाँ जो है दक्षिण में कृष्णा, कावेरी, और उसके बाद यमुना जो है वो भी उत्तराखंड से निकल के गंगा में मिलती है। सतलज जो है आपको सतलज या सिंधु नदी कहिए, सिंधु नदी जो है आपके चीन से निकल कर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। भारत तो नदियों का देश है। तो आप क्या कहोगे? यहां पर जो सवाल है आपको क्या लिखना है? राज्यों के नाम मांग रहा है, तो सीधे लिखोगे उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में स्थित राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित हुआ है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश, भारत जो है ये भारत का मैप है, इसका पूर्वी तटीय प्रदेश ये है जो भारत का तटीय भाग बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है, उसे पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है महानदी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां जो है डेल्टाई प्रदेश बनाता है, डेल्टा का निर्माण करता है। तो डेल्टा का जो निर्माण कर रहा है यहाँ पर, वही जो है डेल्टाई क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पर राज्य का नाम लिख देंगे। तो दक्षिण में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। यही तो सवाल पूछा है। फिर जो है जलोढ़ मिट्टी हम लोग जान रहे हैं बच्चों की बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। इसमें कोई फसल डाल दो, चावल हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब प्रकार के फसलों का ये उत्पादन कर देता है। तो यहाँ पर अगर जो ये सवाल पूछ रहा है कि कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, तो इसमें सब चीज डाल दो, सारा चीज यहाँ उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख देना आप, बस जो पूछता है लघुतरीय में वही आपको जवाब देना है। उसके बाद जो इसमें दूसरा सवाल बन रहा है बच्चों कि खादर और बांगर मृदा में अंतर बताएं। यह भी जलोढ़ मृदा ही है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो मतलब ये खादर जो है, जो नई मृदा हो गई उसे खादर कह दिए, जो पुरानी मृदा होगी बांगर मृदा। तो पूछ रहा है कि खादर एवं बांगर मृदा में अंतर बताएं। तो इसमें भी टू द पॉइंट लिखना है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, बांगर मृदा, खादर मृदा। बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है,
ठीक है। इस मृदा में कंकड़ बजरी अधिक होते हैं, अतः यह मृदा उपजाऊ कम होती है। ठीक है, जो भी बांगर मृदा है उसमें कंकड़ बजरी कम होने के कारण बांगर मृदा खादर मृदा की तुलना में उपजाऊ कम होती है। ठीक है, खादर मृदा में लिखेंगे कि खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में नवीन जलोढ़ मृदा है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा है, इसके कण भी बारीक होते हैं तथा इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नई नई खादर मृदा का परत जमा होता है। बिहार का दियारा क्षेत्र खादर मृदा का अच्छा उदाहरण है। ये जो पिक्चर देख रहे हो बच्चों, ये गंगा नदी का पिक्चर है, गंगा नदी के क्षेत्र तटीय क्षेत्र का पिक्चर है। तो यहां पर देख रहे हो कि गंगा नदी जब अपने उफान पे थी तो यहां पर लाकर ये प्लेन जो देख रहे हो बिल्कुल चिकना, यही है आपको खादर मृदा को फैला दिया। ठीक है, खादर मृदा फैलाने के बाद और ये जो खादर मृदा जो आया है बच्चों, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको खनिज पदार्थ है, इसके कारण जो है उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें अलग से खाद्य पदार्थ डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है, इसमें क्या अंतर है, ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें जो अगला सवाल जो है आपको बच्चों आने की संभावना है वो मृदा अपर्दन क्या है, यह भी लघु उत्तरीय है। मृदा अपर्दन क्या है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 3 प्रभावी उपायों का उल्लेख करें। देखो यहां पर 2 सवाल मिलाकर बोर्ड दे रहा है कि कौन कौन सा, कि मृदा अपर्दन क्या है। पहला सवाल ये है और उसमें लिख रहा है कि मृदा संरक्षण के किन्हीं 3 प्रभावी उपाय लिखें। तो 2 सवाल हो गया ना, दोनों सवाल का 2 पॉइंट में आप जवाब देना। या फिर ये सवाल जो है आपको दूसरी तरह से बोर्ड पूछता है, मिट्टी कटाव के 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय बताएं। दोनों सवाल का जवाब एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे। तो मृदा अपर्दन क्या है, जब मृदा अपने स्थान से विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं के द्वारा हट जाए तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहा जाता है या भूक्षरण। देखो मृदा अपर्दन या भूक्षरण कहते हैं। ठीक है, मृदा अपर्दन विभिन्न प्रकार से होती है। नंबर 1 प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, मिट्टी को कौन काटेगा, जल, गतिशील जल या हवा उड़ा के ले जाएगा, है ना, या फिर हिमानी बर्फीला जो हिमानी जो है उत्तराखंड वगैरह या जम्मू कश्मीर वगैरह में हिमानी जो बर्फ का नदियां जो बह रही है वो भी क्या है, उनको मिट्टियों को मृदा को बहा कर ले जाती है। समुद्री लहरें, समुद्र लहर, आप अगर समुद्र के किनारे नहीं गए हो तो पिक्चर वगैरह में जरूर देखे होंगे कि समुद्र की लहरें आती है और बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ काट कर ले जाती है। ठीक है, तो वो समुद्री लहरें हो गई मृदा के अपर्दन के लिए। और उसके बाद जो है मानव क्रियाकलाप, दूसरा यहाँ पर मानव शब्द छूट गया बच्चों, ध्यान रखना, क्रियाकलाप लिखा गया। मानव क्रियाकलाप जैसे वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मीन्स जंगल काटना, वन का काटना, वन जब कट जाए तो उसे मानव क्रियाकलाप में कहेंगे। मानव क्रियाकलाप वनोन्मूलन, अति पशुचारण, बहुत ज्यादा कहीं पे घास वगैरह काटते हैं या फिर पशुओं को चराते हैं, खनन क्षेत्र इत्यादि के कारण जो है मानव की एक्टिविटी क्रियाकलाप के कारण वहां की मृदा जो है कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। क्यों, देखो पशुचारण में, अति पशुचारण में क्या होता है, घास भूसा जो भी घास खा जाते हैं जानवर, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पेड़ या पौधा हो मिट्टी को बांध कर रखता है। जब पेड़ पौधे वहां से काट दिया जाता है तो क्या होगा, वो हवा जो है वहां की मृदा को उखाड़ कर कबाड़ कर दूसरे जगह उड़ा कर ले जाएगी। या फिर जीव जंतु के खुर से जो है, पैर से जो है मिट्टी कोड़ा जाएगा। ठीक है, जो मिट्टी हल्का हो जाएगा तो वो मिट्टी भी हवा के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो मृदा कटाव का एक ये भी कारण है। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। दूसरा सवाल क्या है, 3 उपाय बताने का रहा है मृदा संरक्षण के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, वृक्ष लगाने होंगे, वन लगाने होंगे। क्या है कि पेड़ पौधे, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, पानी बहुत तेजी से बहता है।
तो वहां पे अगर जो आप पेड़ पौधे लगा देते हो, 1 मिनट देख लो, आप इसे समझ लोगे। यहां पे बोर्ड पे देख लो, पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती है बच्चों, ये नदियां जब निकलती है तो नदी, अगर जो नदी के रास्ते में कोई भी पेड़ पौधे चट्टान नहीं मिला तो यहां से जितना मिट्टी है वो काटते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर जो पेड़ पौधे वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में पेड़ मिल जाता है, तो वहां का मिट्टी कटाव में इन नदियों को ज्यादा बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो क्षेत्र में मिट्टी नहीं कटते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहला उपाय क्या करना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन कटाव को रोकना होगा और वहां तटवर्ती भागों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पर्वतीय क्षेत्रों में ही, हमें पर्वतीय क्षेत्र के अलावा देश के हर एक भागों में भी जो है आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कहीं भी देखोगे, अपने गांव में भी आप देखते हो तो वहां भी बारिश होता है तो देखते हो कि बहुत तेजी से मिट्टी बह के जा रहा है, ठीक है। तो मृदा का कटाव, ऐसा नहीं कि मृदा 1 दिन में कट जाए, 2 दिन में कट जाएगा, ठीक है। मृदा कटने में समय लगता है। तो पहला हो गया वन का लगाना, वृक्षारोपण। दूसरा है खनन कार्य के उपरांत जो खनन कार्य हो रहे हैं, जैसे कि कोयला वगैरह निकाला गया, खान से निकाला गया, तो वहां पे कोयला का जो खान है उसमें आपको कुछ भरना है, मिट्टी भर दो, भूसा भर दो, कुछ तो भर दो, और नहीं तो क्या होगा, उस क्षेत्र का एरिया एक तो धंसेगा और दूसरा जो है मिट्टी, ऊपरी परत जो है मिट्टी का, वो बारिश में बहकर उसी खाई में जाकर गिरना शुरू होगा। प्राकृतिक नेचुरल रूप से वो खाई वो भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको खनन के उपरांत जो खाई है उसको भरना होगा। वायु क्षरण, जो मिट्टी जो है किसी क्षेत्र के मिट्टी को काट के बहा रहा है, उड़ा के ले जा रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पशुचारण जैसे कार्य कम करने होंगे। तो ये हो गए, इस सवाल का ये जवाब आप लिख दोगे, काफी है। अब इसमें जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं बहुत सारे। ऑब्जेक्टिव सवाल में जो इस बार 2022 में एग्जाम में पूछा जाएगा वो प्रमुख है। जैसे नंबर 1 है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ीनुमा जब भी होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि पर्वत ऐसे है, ठीक है, पर्वत का ढलान ऐसे है, तो ढलान को मानो काट कर उसे सीढ़ीनुमा बना देता है, ठीक है। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, और उसी सीढ़ी पर कृषि कार्य की जाती है। तो वो जो है पर्वतीय, इसमें देख लेना, पंजाब पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, हरियाणा नहीं है, बिहार नहीं है, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। दूसरा सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है, रेगूर मृदा है। तीसरा सवाल, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है? तो मृदा संरक्षण के लिए, ठीक है, अभी हमने देखा संरक्षण से संबंधित बहुत सारे सवाल और उसके जवाब। तो पशुओं की चराई जो है ये संरक्षण में काम नहीं आते। पशुओं की अधिक चराई होने से मृदा जो है संरक्षित नहीं होकर मृदा हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बहने लगता है, उड़ने लगता है। तो समुच्चय रेखीय जुताई मृदा संरक्षण में काम आता है। पशु चराई पर नियंत्रण, यह मृदा संरक्षण में काम आता है। खेतों में ह्यूमस डालना मृदा संरक्षण में काम आता है। चौथा सवाल आ रहा है बच्चों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को रसायन नष्ट करता है वो है एल्ड्रीन, ठीक है, यह एल्ड्रीन। ये पिछले एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है बच्चों, इसलिए ये एग्जाम में आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट बन रहा है इसमें, इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है? तो काली मृदा का क्षेत्र जान लो, दक्षिण में महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है काली मृदा का क्षेत्र है। दूसरा अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आप जानते हो, मरुस्थल भारत में राजस्थान में पाया जाता है। तीसरा सवाल है, भारत में पर्वत का प्रतिशत, पर्वतीय प्रतिशत, ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि भारत में पर्वतीय प्रतिशत 30% है, ठीक है।
मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? एक ये बात याद रखना बच्चों कि मिट्टी अगर जो आपको सही और उर्वरी मिट्टी चाहिए तो उसका पीएच मान 7 होना चाहिए, न 7 से ज्यादा न 7 से कम, तो अम्लीय या फिर क्षारीय स्थिति में आ जाता है। चलिए बच्चों, यही तक है आपका आज का क्लास। 2 चैप्टर लेके हम आए थे और अगला जो है फिर हम आपके सामने आएंगे अगले क्लास में। तो देखते हैं और याद रखिएगा बच्चों कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम से संबंधित है और आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक मैगजीन भी इस पे आएगा, उस मैगजीन में सारे सवाल जवाब रहेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ सवाल जवाब रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ जय हिंद।